मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है स्काई राइडर। मैं आज आप सभी के लिए एक बहुत ही रोमांचक मूवी लेकर आई हूँ जिसका नाम है पुष्पा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जापान में, जहाँ एक प्रथा दिखाई जाती है। दूल्हा अपनी दुल्हन को महंगे सामान गिफ्ट करता है और इनके अंदर एक इनका पुराना बाजा काफी ज्यादा फेमस होता है जो कि बनता है लाल चंदन की लकड़ी से। मगर ये लकड़ी जापान में नहीं पाई जाती बल्कि चाइना से इंपोर्ट करके मंगाई जाती है। लेकिन इस लकड़ी को चाइना के बॉर्डर पर लाने के लिए इसे इंडिया के मद्रास से ट्रांसपोर्ट किया जाता है और मद्रास के चेक पोस्ट से भी इन सभी लकड़ियों को निकालने का काम सिंडिकेट नामक एक टीम को दिया गया है जो कि शेषाचलन के जंगलों से इस लाल चंदन यानी कि इस महंगी लकड़ी को निकालकर जापान तक इंपोर्ट करवाते हैं। इसी के साथ एंट्री होती है इस कहानी के लीड कैरेक्टर यानी कि पुष्पा राज की, जो कि अपने ट्रक के अंदर लाल चंदन की लकड़ी को भरकर शेषाचलन के जंगलों से भाग रहा होता है। मगर उसके पीछे पड़ी होती है पुलिस। एक वक्त ऐसा आता है जब वो लोग उसका रास्ता रोक देते हैं तो पुष्पा उन्हें कहता है कि 10,000 लो और पूरा गेम उल्टा लो। मगर वो लोग उसकी बात नहीं मानते और लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो वो कहता है 10 नहीं तो 20, 20 नहीं तो 30, 30 नहीं तो 40, अरे कम से कम 50 में तो मानो। मगर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और पीट पीट कर गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। तो पुष्पा उन्हें कहता है कि 1 लाख कैसा रहेगा, तुम क्या सोच रहा है, अपन तुम्हारी पूरी मंडली को 1 लाख बोल रहा है, हर एक जने को 1 लाख बोल रहा हूँ। ये लाइन सुनते ही वो लोग गाड़ी रोक देते हैं और पूछते हैं आप कौन हो साहब, आपका इन जंगलों में आना कैसे हुआ। तो वो कहता है पुष्पा नाम है मेरा, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने काम से काम रखो। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 1 साल पीछे, जहां हम देख पाते हैं पुष्पा नाम का एक आदमी एक मिल में काम कर रहा होता है और ब्रेक टाइम में चाय पी रहा होता है पाव के साथ, अपनी टांग पर टांग रखे। तभी वहां मिल के मालिक पहुंच जाते हैं और मैनेजर को कहते हैं आखिर ये बाहर कौन है जो चाय पी रहा है टांग पर टांग डाल के, थोड़े बैठने की तमीज तो सिखाओ। तभी मैनेजर आकर कहता है भाई आखिर तुम मालिक के सामने ऐसे कैसे बैठे हो, काफी गुस्सा हो रहे हैं वो। तो पुष्पा मैनेजर से बोलता है ओए सुन, ये दाहिना पैर अपना है और ये बायां पैर भी अपना है, तो तेरे मालिक की लुंगी में काय को खुजली हो रही है। जो भी करता है अपन अपनी मेहनत की करता है अपन। अगर तेरे को अपन का तरीका नहीं पसंद, अपन को तेरी नौकरी नहीं पसंद, संभाल आज से तेरी नौकरी। वहीं दूर एक केशव नाम का एक शख्स ये सब कुछ देख रहा होता है और वो भी सोचता है मुझे अपने मालिक को बदल लेना चाहिए और तब से वो उसके साथ हो जाता है। गांव में पुष्पा की माँ पर कर्ज बहुत ज्यादा था, इसीलिए हर वक्त मुनीम आकर उसको धमकाता था कि आखिर मेरा पैसा कब दोगी, इतने महीने हो गए अभी तक तूने मेरा पैसा चुकता नहीं किया। तो पुष्पा अपनी भैंस को 5,000 में बेचकर उस मुनीम को उसके पैसे चुकाता है और साथ ही साथ ये भी कहता है जब तूने पैसे मांगे थे तो पूरे गांव के सामने जलील करके मांगे थे, अगर आज तुझे पैसे मिल गए हैं तो तुझे हर किसी के सामने जाकर बोलना पड़ेगा कि हाँ पुष्पा ने तेरे पैसे लौटा दिए हैं। जाते हुए मुनीम पुष्पा को ये बोलकर जाता है या तो तुझे तेरी ये अकड़ जमीन में मिला देगी या फिर इस दुनिया का राजा बना देगी। अगले दिन जब पुष्पा दिहाड़ी के लिए अपनी गाड़ी का वेट कर रहा होता है तो वहां पर 2 गाड़ियां आती हैं, एक 100 की और एक 1000 की। तो पुष्पा केशव को पूछता है दोनों में अंतर क्या है। तो केशव उसे बताता है कि 100 में रहोगे तो कायदे में रहोगे और 1000 में रहोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन जान का जोखिम है। तो पुष्पा बिना कुछ सोचे समझे 1000 वाली गाड़ी में चढ़ जाता है, जहाँ पे वो गाड़ी उन्हें मद्रास के शेषाचलन जंगलों में लेकर जाती है। सबसे पहले तो वहाँ का पुजारी सभी दिहाड़ी मजदूरों की पूजा करवाता है और फिर नए काम की शुरुआत के लिए सभी दिहाड़ी मजदूर जंगल की लाल चंदन की लकड़ी को काटने लगते हैं। अब जहाँ पर अवैध काम होता है वहाँ तो पुलिस होती ही है, इसलिए वहाँ पर गोविंद नाम का एक पुलिस वाला पहुंचकर सारे इलीगल काम को रुकवाने की कोशिश करने वाला होता है। लेकिन पुष्पा कहता है हमने इतनी मेहनत करी और बिना अपना फायदा लिए अपना नुकसान करके यहाँ से चले जाएं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा और अपन झुकेगा नहीं साला। गोविंद वहां पर आकर सबसे पूछता है आखिर तुमने माल कहाँ पर छुपाया है। तो पुष्पा उसे कहता है भाई साहब आप माल लेने के लिए आए हो या जो मिला उसे बरामद करने आए हो, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ क्योंकि आपकी 1 गोली चलेगी और हमारी 60 कुल्हाड़ियाँ चलेंगी। डर के मारे गोविंद वहां से जाना ही बेहतर समझता है क्योंकि इस वक्त उसके पास और कोई चारा भी नहीं था और इस तरह धीरे धीरे पुष्पा उन सभी लोगों का लीडर बन चुका था। केशव भी उसकी बातों में आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाता था।
जब वो अपनी दिहाड़ी लेने के लिए पहुंचा तो मैनेजर उसे कहता है, केशव तू तो अपना पैसा ले चुका है, आखिर दूसरी बार क्यों आया है पैसा लेने को। तो केशव कहता है, वो देख दूर सिंहासन पर पैर रखे हुए बीड़ी फूक रेला है, एकदम शहंशाह की तरह। वो अपना नया दोस्त है, आज से नया मालिक है, तो अपन उसकी दिहाड़ी लेने को आया है। तो मैनेजर कहता है, हाँ जा दे। पर उसकी अकड़ ज्यादा दिन नहीं चलेगी। उनकी ये बातें चली रही थी कि तभी गोविंद अपनी पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच जाता है। मगर पुष्पा ये बात जानता था कि अगर आज डर गया तो समझो मर गया। वो गाड़ी के अंदर सारी लकड़ी के फट्टे डाल देता है और उस ट्रक को खुद ही चलाने लग जाता है। उसके पीछे काफी सारी फोर्स पड़ी थी, पर एक वक्त ऐसा आता है जब वो उन्हीं के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, बहुत गर्मी हो रही है, चलो लस्सी पीते हैं, बात करते हैं और पुलिस स्टेशन में आ जाओ। जहाँ पर वो लोग उसकी खूब कुटाई करते हैं और खूब पेलते हैं और उसे पूछते हैं, बता तूने सारी लकड़ियाँ कहाँ पर रखी हैं। पुष्पा कहता है, मैंने बताया तो मालिक मार देगा। तो वो कहते हैं, मालिक कौन है? मालिक तो मैं ही है, आखिर अपन से बड़ा इस जिले के अंदर अपना मालिक और कौन हो सकता है। और काफी पिटाई के बावजूद भी पुष्पा अपना मुंह नहीं खोलता है कि उसने लकड़ियों से भरा ट्रक कहाँ पर डाला। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है और उसे पूछता है, आखिर बता तेरा पूरा नाम क्या है। तो वो कहता है, मेरा नाम है पुष्पा राज। तो वो लोग उसे पूछते हैं कि तेरे बाप का नाम क्या है। अब यहाँ पर अपने पिता का नाम सुनकर उसे अपना एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पर वो देख पाता है जब वो अपनी माँ के साथ एक स्कूल में दाखिला लेने गया था तो उसके नाजायजपन की वजह से उसके दूसरे बड़े भाई आकर कह देते हैं, तू तो एक नाजायज औलाद है। हमारे पिता तेरी माँ के घर 2 से 3 बार चाय पीने के आ गए, तूने तो हमारे खानदान से अपना नाम जोड़ लिया। तेरा नाम सिर्फ पुष्पा राज है, बोल तेरा क्या नाम है। तो वो बच्चा धीरे से बोलता है, पुष्पा। जोर से बोल तेरा क्या नाम है। तो वो बोलता है, पुष्पा राज। और वो इतना बोलता है कि साथ ही साथ उसका वो कंधा हमेशा के लिए ऊपर हो जाता है। सो दैट इज द रीजन पूरी मूवी में हमें पुष्पा का कंधा ऊपर ही दिखाया गया है। खूब सारी कुटाई पिलाई धुलाई के बाद भी पुष्पा उन्हें कुछ नहीं बताता और तभी ट्रक के मालिक उसे बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। ये थी रेडी गैंग, जो कि 3 भाइयों के थ्रू चलाई जा रही थी। सबसे छोटा था जॉली रेडी, जिसका काम था सिर्फ शबाब और शराब। उसे हर वक्त अपने बिस्तर पर एक लड़की चाहिए थी। उसके बाद में था उसका बड़ा भाई जक्का रेड्डी, जो धंधे में सबसे तेज और होशियार था क्योंकि सारा काम वही देखता था। और तीसरे नंबर पे थे सबसे बड़ा भाई, जो कि सबसे खूंखार था, जिसका नाम था कोंडा रेड्डी। एक दिन दुश्मन से अपना बदला लेने के चक्कर में जिस जीप में उन्होंने बॉम्ब डाला, उस जीप में उनका हाथ भी चला गया, मगर बदला तो वो लेकर ही रहे। और यही रेडी गैंग शेषाचलन के जंगलों से इस लाल चंदन को जापान तक इंपोर्ट करवाने का काम करती थी। जॉली उससे कहता है, आखिर तूने हमारा माल कहाँ पे छुपाया है, जल्दी से हमें बता। तो पुलिस वाला भी कहता है कि हमने भी इससे खूब पूछा तो इसने कुछ नहीं बताया। तो पुष्पा कहता है, सुन, पुलिस वाले साल का कितना कमाते हैं? 60,000। तुमको बताता तो क्या मिलता, इनको बताएंगा तो कुछ तो मिलेगा। तो चलो ठीक है भाव, 5 लाख में डील डन करते हैं। तो मुझे 5 लाख दो, मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने तुम्हारी लकड़ी कहाँ पर छुपा रखी है। तो जॉली कहता है, ओए जंगली, तेरे जैसे को मैं 5 लाख दूंगा, चल भाग यहाँ से। ज्यादा बोलेगा तो तेरी लाश यहीं पर गाड़ दूंगा। तो जानता नहीं है हम कोंडा रेड्डी के आदमी हैं। तो पुष्पा कहता है, अगर लकड़ी का पता मैं नहीं बताएगा तो क्या कोंडा रेड्डी आके तेरे को बताएगा। और फाइनली रेड्डी गैंग को उनकी बात माननी पड़ती है। जहाँ पर पुष्पा उन्हें लेकर जाता है उसी सुनसान जंगल के अंदर एक छोटे से कुएं के पास। जब वो अपना ट्रक लेकर जा रहा था तो पुलिस से बचने के लिए उसने अपना लकड़ी से भरा ट्रक उसी कुएं में पटक दिया। इसका शानदार दिमाग और दिलेरी को देखकर जक्का रेड्डी इसे पूरे 5 लाख दे देता है। और जब पुष्पा अपने घर जाने के लिए वैन के अंदर बैठ रहा होता है तो जॉली उसे कहता है कि ओए कहाँ पर घुस रहा है, दिहाड़ी मजदूर है तू। ये मत समझना कि गाड़ी के अंदर हमारे साथ बैठकर आया है तो हमारे साथ ही बैठकर जाएगा। ये ले पकड़ 20 रुपए और चल निकल यहाँ से। इस बात से तो पुष्पा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो केशव को भी पूछता है, रे ये गाड़ी कितने की आती है रे? तो केशव कहता है, हाँ ये डिब्बा करीब आ जाएगा 5 लाख का। पुष्पा कहता है, जा मेरे लिए भी एक लाल कलर की ईसी वैन लेकर आ। तो केशव कहता है, भाई अगर अपन ने ये सारे पैसे उसमें घुसा दिए तो अपन तो गरीब हो जाएंगे, तो अपन को फिर से दिहाड़ी करनी पड़ेगी। तो पुष्पा कहता है कि बात अब ईगो पे आ चुकी है, अपन आया भी उसी गाड़ी में था तो जाएगा भी उसी गाड़ी में। जा अब जाकर मेरे लिए गाड़ी लेकर आ। और अब केशव जाकर एक लाल कलर दिखने वाली वैन उसके लिए लेकर आता है, जहाँ पर वो उसकी माँ को भी अपनी गाड़ी दिखाता है और ये तीनों काफी ही खुश होते हैं। लाल चंदन की लकड़ी से भरे ट्रक को पुलिस से बचाने में पुष्पा ने जो दिलेरी दिखाई है, इसीलिए कोंडा रेड्डी उसे खुद अपने पास बुलाता है।
यहाँ पर बेसिकली कोंडा रेड्डी की मीटिंग चल ही रही थी, जहाँ पर कुछ और दूसरे ट्रक चलाने वाले जो कि पुलिस के चेक पोस्ट पर आते ही अपना सारा माल यूं ही छोड़कर भाग गए थे और करीब 10 टन माल पुलिस ने यूं ही पकड़ लिया था। तो वो उन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी वहाँ पर पुष्पा कहता है, नाचना आना आए तो गाने को बुरा नहीं कहते, सिर्फ एक अच्छी प्लानिंग ही तुम्हें जीत दिला सकती है। तो कोंडा रेड्डी कहता है, अगर तेरे पास इतना ही दिमाग है तो आखिर बता आइडिया क्या है। तो पुष्पा कहता है कि मैं कोई अचार थोड़ी बांट रहा हूँ जो सबके सामने बांट दूं, बस अकेले में बताऊंगा। और वो आइडिया था दूध के टैंकर को आधा आधा करके उसके नीचे के पार्ट में चंदन वाली लकड़ी को डालकर ऊपर से दूध डालकर चेक पोस्ट से यूं ही निकाल देने का। और ऐसा करते करते काफी दिन बीत जाते हैं, ये लोग धीरे धीरे मालो माल भी हो जाते हैं। लेकिन पुलिस की नाक के नीचे से सारा माल निकाल रहा होता है और उन्हें इस बात की खबर भी नहीं होती। पर पुष्पा की नजर दूध बेचने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है श्रीबल्ली उस पर पड़ती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। और वो रोज केशव को बस यही पूछता रहता है कि क्या उसने मुझे मुड़कर देखा, क्या वो मेरी तरफ देखकर हंसी, क्या वो मुझे अभी देखकर निकली क्या। तो केशव उसे झूठ बोल देता है कि नहीं भाई, अभी तो उसने नहीं देखा। तो वो कहता है, दिल रखने के लिए कम से कम तो मुझे बोल ही सकता है कि हाँ वो मुझे देखती रहती है, क्योंकि पुष्पा तो मानो श्रीवल्ली के प्यार में एकदम लट्टू हो चुका था। एक दिन रोज ही की तरह जब ये लोग चेक पोस्ट से निकल रहे होते हैं, तभी वहां पर गोविंद उसकी ट्रक को रोक लेता है और कहता है कि ऊपर से तेरा ट्रक खाली है और नीचे से फटा ढोल, आखिर माजरा क्या है, ये डबल ढोल की कहाँ से लाया बे। तो वो दोनों ट्रक ड्राइवर बताते हैं कि हमें पुष्पा ने ऐसा करने के लिए कहा था। गोविंद कहता है, आज से तू उसके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए काम करेगा। साउथ साइड में मूवीज का काफी ज्यादा चलन था और मानो नागार्जुन तो इनके लिए भगवान थे और उन्हीं की पिक्चर देखने के लिए श्रीबल्ली और उसकी साथियां पहुंचती हैं। मगर 15 रुपए का टिकट 100 रुपए का बिक रहा था और उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तभी वहां पर केशव आता है और कहता है, मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा, लेकिन तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। तो श्रीबल्ली कहती है कि क्या करना पड़ेगा। तो केशव कहता है कि तुझे मेरे दोस्त यानी कि पुष्पा को घूर के देखना पड़ेगा और हाँ, जाते टाइम हंसते हुए भी जाइयो। तो पहले तो श्रीबल्ली मना कर देती है, लेकिन उसकी साथियां कहती हैं, यार 1000 रुपए मिल रहे हैं, कम से कम मूवी भी देखेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, चाय पियेंगे, हंस के देखना ही तो है, और क्या करना है। जिसके बाद तो नेक्स्ट डे पुष्पा मंदिर के सामने प्रसाद लेकर भगवान से मिन्नत करके बाहर निकल ही रहा होता है कि अगर आज उसने मुझे देखा तो ठीक, नहीं देखा तो मैं जिंदगी भर कभी उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। तो केशव कहता है, 1000 दिए हैं, ऐसे कैसे नहीं। तो पुष्पा कहता है, 1000 नहीं भाई, वो तो मैंने मंदिर में पुजारी को दिए हैं, क्योंकि आपके लिए मैंने प्रार्थना करी ताकि वो आपको देखेंगी तो आपको मजा आएगा ना। तभी वहां से श्रीबल्ली और उसकी कुछ साथियां निकल रही होती हैं और जैसे ही श्रीबल्ली वहां पर पुष्पा को देखती है, पुष्पा तो माने उसकी स्माइल पर फिदा हो जाता है और केशव को कहता है, अरे वाह यार, मेरी तो सेट हो गई, अब तो मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट उसको आई लव यू बोलने को। तो केशव उसको रोकता है और कहता है, नहीं भाई, अभी मत जाओ, अभी तो अपन ने प्रार्थना करी है, तुम ऐसे झुकोगे नहीं, जाओ मत। लेकिन पुष्पा को तो उसके प्यार में सिर्फ लड्डू ही लड्डू दिख रहे थे और वो सीधा जाकर पहुंच जाता है और श्रीवल्ली को कहता है, ए मैं तेरे को मस्त लगता है ना। तो श्रीवल्ली, ए चल, वो तो मैं तेरे को देख नहीं रही थी, तो तू कावरा बावरा हो रहा था। केशव ने मुझे 1000 रुपए दिए थे तुझे देखने पे और तुझे स्माइल करने को। ये बात सुनकर तो पुष्पा की पुष्पी हो जाती है और वो जाकर सीधा केशव को पकड़ता है और बोलता है, साले तूने 1000 रुपए दिए उसको, पूरे कैरेक्टर की माँ बहन करके रख दी तूने, वो क्या सोचेंगी अपन के बारे में कि माँ पैसा दे के चीज खरीदता है। तो केशव कहता है, सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई। पुष्पा कहता है कि चल ठीक है, अब गलती हो ही गई है तो अब एक काम और कर, अब तू जा उसके पास और उसको 5000 रुपए दे। तो केशव बोलता है, 5000? 5000 काय को? 5 दिन देखने का बोलता है क्या? नहीं, अब जाकर उसको बोल मुझे पप्पी करे आके। और अब 5000 के लालच में तो वो आ ही जाती है और अब सीधा अगले दिन अपनी फ्रेंड्स के साथ पहुंच जाती है एक चुम्मी देने के लिए पुष्पा को। अब पुष्पा मुंह में इलायची खा के मस्त उसका लिप टू लिप किस लेने के लिए बैठा होता है, मगर इतने में ही श्रीबल्ली जोर से रो देती है और कह देती है कि मैं पहली चुम्मी अपने पति को ही दूंगी, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। और अब इतना रोने के साथ ही उसके बाकी फ्रेंड्स भी वहां पहुंच जाते हैं और कहती हैं कि ए तूने क्या किया इसके साथ में। तो पुष्पा कहता है, मैंने क्या किया, पूछो इसको, इसने किया नहीं मेरे साथ में। और रो धो के लंबा चौड़ा नाटक करके वहां से श्रीबल्ली निकल पड़ती है। पुष्पा कहता है, 5000 का हिसाब तो इससे लेकर ही रहूंगा, 5000 के ऐसे ही मिलते हैं क्या, कमाने पड़ते हैं। वहीं पर अब हम इंट्रोड्यूस होते हैं इस कहानी के एक और कैरेक्टर से जिसका नाम है मंगल सीनू।
इसके पास में 1000 टन लाल चंदन की लकड़ी पड़ी होती है, जो कि पुलिस के आए दिन बहकावे में ना आने की वजह से वो अपनी सारी लकड़ियों को कोंडा रेड्डी के गोडाउन में छिपाने के लिए आता है और उससे कहता है कि अगर तुम कुछ महीनों के लिए मेरा ये सारा माल पुलिस से छिपा लोगे तो तुम्हारी मुझ पर बड़ी मेहरबानी होगी। तो कोंडा रेड्डी कहता है, हाँ, मेरे पास एक नया लौंडा है, इसका नाम है पुष्पा। इसके आने के बाद तो पुलिस ने हमारी एक भी लकड़ी नहीं पकड़ी, तो ये काम तुम्हारा वो संभाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से मजे करो। लेकिन अब क्योंकि गोविंद को इनके सीक्रेट ठिकाने का पता लग चुका था, तो वो सारे पुलिस वाले वहां पर भिजवाकर रंगे हाथ पुष्पा और साथ ही कोंडा रेड्डी की गैंग को पकड़ना चाहता था। ये बात अब पुष्पा तक भी पहुंच चुकी थी, इसीलिए वो वहां पर मौजूद सारी लकड़ियों को पानी में फेंक देता है और काफी सारे पैसे केशव को देकर डैम को बंद करवाने के लिए उसे यहाँ से भेजता है। और जब गोविंद अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचता है तो उसे कुछ नहीं मिलता सिवाय हार के। और अब 1000 टन बचाने के बाद तो मंगल सीनू के सामने पुष्पा की गुडविल तो बढ़ चुकी होती है और वो उसे अपनी पार्टी में इनवाइट करता है, जहां पर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, नेता और ऊंचे ओहदे के लोग मौजूद थे, जो कि सभी सिंडिकेट के लिए काम किया करते थे। और सिंडिकेट, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये पूरी एक टीम जो कि लाल चंदन की लकड़ी को इंडिया से चाइना इंपोर्ट करवाती थी, जहां से इलीगली वे में चाइना से ये लकड़ी जापान जाती थी वहां के महंगे बाजे बनाने के लिए। मगर इसी बीच पार्टी में पुष्पा को ये पता चलता है कि जो माल 1 टन का मंगल सीनो चेन्नई के मुर्गन को 2 करोड़ में बेचता है, उसका सिर्फ 25 लाख ही यहाँ कोंडा रेड्डी और बाकी की टीम में बांटता है। आखिर बाकी का पैसा वो खुद के पास क्यों रखता है और ये सारी इलीगल जानकारी अभी तक उसने किसी को बताई क्यों नहीं? वो ये सारी बात कोंडा रेड्डी को बताता है तो कोंडा रेड्डी कहता है कि ठीक है, खुद ही जाकर उससे पैसे बढ़ाने के बारे में बात कर ले। अगर बात करता है तो ठीक है, अगर नहीं बात करता और कोई भी पंगा होता है तो मैं तुझे नहीं जानता और तू मुझे नहीं जानता। और अब जैसा कि पुष्पा के मन में श्रीवल्ली बस चुकी थी और अब उसने ये बात सुन ली थी कि वो अपनी पहली किस अपने पति को ही देगी, इसलिए वो शादी करवाने के लिए अपनी माँ को उसके घर लेकर जाता है। लेकिन तभी वहां पर उसका एक सौतेला भाई पहुंच जाता है और सारे किए कराए पर पानी फेर देता है और कहता है कि मलेठी परिवार का नाम तेरे नाम से नहीं जुड़ेगा। और साथ ही श्रीवल्ली के पिता को भी कहता है कि एक नाजायज औलाद के घर पे आप अपनी बेटी को ब्याह देंगे, एक बार सोच तो लीजिए। इतना सुनते के साथ ही तो पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और वो उसके सर पर घड़ा फेंक कर मारता है, लेकिन इतने में ही उसकी माँ टकराकर जमीन पर गिर जाती है। उसकी माँ के सर से खून बहने लगता है तो पुष्पा अपनी माँ को सीधा हॉस्पिटल लेकर जाता है। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया होता है तो केशव आकर पूछता है कि आखिर भाई आप इतना क्यों रो रहे हैं, इस बात से आपको इतना क्या बुरा लग गया? तो पुष्पा बताता है कि काफी साल पहले जब मेरे पिता की मौत हुई थी तो उनके बड़े बेटे ने हमें घर से भी बाहर निकाल दिया था, घर का सारा सामान फेंक दिया था और साथ ही मेरे गले में मेरे पिता का एक आखिरी लॉकेट था, वो भी छीन कर ले गया। एक एक को देख लेगा मैं। और अगले दिन सीधा पहुंच जाता है मंगल सीनू के पास में, जो कि इस वक्त गांव रेड्डी की बज्जी ले रहा होता है। गांव रेड्डी ने उसे 25 का 50 करने के लिए बोला था, मगर वो उसे जान से मार देता है, वो भी एमएलए के सामने ऑन द कॉल, और एमएलए उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। फिर वो पुष्पा से पूछता है कि आखिर पुष्पा तू यहाँ क्या कर रहा है? तो पुष्पा कहता है मैं भी यहाँ पे अपना 25 का 50 करने को आया था, मगर यहाँ पे इतने बड़े रिस्क को देख के तो मुझे एक खोखा करना पड़ेगा। अब से 1 टन का 1 करोड़ लेगा मैं, और अगर तू नहीं देगा तो जाकर सीधा चेन्नई में मुर्गन से डील करेगा मैं। इतना सुनते के साथ ही तो वहाँ पे मंगल सीनू के आदमी उस पर बरस पड़ते हैं, लेकिन पुष्पा भी किसी से कम कहाँ था और वो भी सबको पटक कर पेल देता है और एक एक को धूल मिट्टी चटा देता है और कहता है आ गया स्वाद। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझेगा क्या? फायर है मैं फायर, झुकेगा नहीं साला। और अब जब लंबी भसड़ हो ही चुकी थी तो सीधा पुष्पा अपना 10 टन माल लेकर पहुंच जाता है चेन्नई में मुर्गन के पास में और उसको बोलता है कि ये मेरा सैंपल देख और तुझे पता चल जाएगा कि आखिर किस टाइप का माल तेरे पास लेकर आया हूँ। ये सैंपल देखकर तो मुर्गन खुद उसके पास में नीचे आ जाता है और कहता है क्या माल लेके आया है भाई? ऐसा माल तो मैं जब धंधा शुरू किया था तब देखा था। पुष्पा कहता है कि अगर तुझे ये माल चाहिए तो तुझे मुझसे डायरेक्ट डील करनी होगी, बीच में मंगल सीनू नहीं आएगा। साथ ही यहाँ जॉली रेड्डी को पता चल चुका होता है कि जिस शख्स ने पुलिस को हमारे पूरे ठिकाने और पूरी लकड़ियों के बारे में इन्फॉर्म किया था वो कोई और नहीं बल्कि श्रीवल्ली का बाप ही था। वो सबसे पहले श्रीवल्ली के पास पहुंचता है कि अगर तू अपने बाप को बचाना चाहती है तो ये ले पीली साड़ी और रात को इतर लगाकर गजरा लगाकर मेरे पास आ जाना और सुबह तेरे बाप को मुझसे ले जाना। अब श्रीवल्ली अपने बाप को बचाने के लिए करती भी तो क्या करती और सीधा रेडी होकर पहुंच जाती है सबसे पहले तो पुष्पा के पास में।
और सारी बात बताती है कि जॉली रेड्डी ने मेरा फ़ायदा उठाया, मेरे पिता को अपने घर कैद कर लिया और मुझे एक रात सोने के लिए बुला रहा है। अब श्रीवल्ली तो पुष्पा का पहला प्यार थी, इसलिए वो उसे मना कैसे कर सकता था। और इसी के साथ वो पहुंच जाता है सीधा जॉली रेड्डी के पास में और सबसे पहले तो जॉली रेड्डी की लुल्ली तोड़ देता है, उसे खूब मारता है, खूब पेलता है, उठा उठा के फेंक देता है। और केशव कहता है, भाई रुको रुको, हमने इसके बाप को छुड़वा लिया है, चलो यहाँ से, इतना ज़्यादा मारोगे तो मर जाएगा ये बच गया और इसने अपने भाई को बता दी तो इसका भाई तो आपकी हड्डी पसली तोड़ देगा। तो जॉली कहता है, सुन, ये लड़ाई तेरे और मेरे बीच में है। तो पुष्पा कहता है, ये करी ना तूने मर्दों वाली बात, अब जब तैयार हो जाए ना अपने बॉडी को सही कर लेना, तो वापस आ जाना लड़ने के लिए, तेरे को बताता हूँ कि तूने किस पर हाथ रखा था। और फिर आता है इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग, सामी, बलम सामी, जो कि आपने कई बार देखा और सुना होगा। वहीं हॉस्पिटल में जॉली रेड्डी की इतनी खराब तबीयत को देखकर कोंडा रेड्डी अपने बाकी के लोगों से पूछता है कि आखिर इसे मारा किसने, ये तो बता नहीं रहा और तुम में से किसी को पता नहीं, मगर उस दिन एक लड़की अपने बाप को छुड़वा कर लेकर गई थी और मैं जानता हूँ कि वो लड़की कौन थी और जॉली का यह हाल किसने किया होगा। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है पुष्पा और केशव पर, जो कि इस वक्त ये बात कर रहे थे कि हमने जॉली की जो हालत करी है उसके लिए कोंडा रेड्डी हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। और इतनी देर में कोंडा रेड्डी उनका गेट खोलकर अंदर आ जाता है और बोलता है कि पुष्पा, कल हवाले का पैसा जो तिरुपति से हम लेकर आने वाले हैं, क्या उसका हाफ नोट तेरे पास में पड़ा है? पुष्पा कहता है, हाँ, वो मैंने संभाल कर रखा है, कल हम सुबह जल्दी वहां से पैसा निकाल कर ले आएंगे। लेकिन तभी केशव को ये शक होता है कि कोंडा रेड्डी ने उनकी ये बातें सुनी या नहीं। जहाँ एक तरफ तो अगले दिन पुष्पा और कोंडा रेड्डी हाफ नोट को लेकर हवाले के पास पैसा लेने के लिए गए होते हैं, वहीं दूसरी तरफ केशव जब घर पर बैठा होता है तो झाड़ू लगाने वाली वहां पर झाड़ू लगा रही होती है। तो केशव कहता है, आखिर मेरा गाना जो मैं गा रहा था तूने कहां से सुना और तू सेम गाना कैसे गुनगुना रही है? तो वो काम वाली बताती है कि गेट के बाहर तो सारी आवाज सुनाई पड़ती है और कल तुम जो बात कर रहे थे ना कि तुमने जॉली रेड्डी को पकड़ पकड़ के मार दिया, तो कोंडा रेड्डी ने और मैंने वो बातें सुन ली थी। ये सुनकर तो केशव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो पुष्पा के पेजर पर डेंजर का एक मैसेज छोड़ देते हैं। हालांकि रास्ते में जाते हुए पुष्पा उस डेंजर के मैसेज को रीड तो कर लेता है, लेकिन तभी कोंडा रेड्डी के लोग उसे पटक पटक के धोने लगते हैं। मगर उसी वक्त दूसरी ओर से मंगल सीनू के आदमी आकर कोंडा रेड्डी को पेल देते हैं। हालांकि वो यहाँ पर आए तो पुष्पा को जान से मारने थे, क्योंकि पुष्पा ने डायरेक्टली डीलिंग मुर्गन के साथ जो करी थी, मगर कोंडा रेड्डी बीच में यूं ही मारा जाता है। एट द एंड मंगल सीनू के साले ने जो पुष्पा पर अटैक करा था, पुष्पा उन सब अटैक से बचकर ऑन कॉल मंगल सीनू के सामने ही उसके साले को जान से मार देता है और कहता है कि मैंने तो 5 मिनट पहले ही उसको मारा, अगर तुमने 5 मिनट देरी ना की होती तो मैं उसे छोड़ देता। वहीं पर अगले दिन गांव में शोक का माहौल था, क्योंकि कोंडा रेड्डी, जो कि गांव का काफी नामी ग्रामी आदमी था, वो मर चुका था और उसे श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर बड़े बड़े एमएलए, पॉलिटिशियंस और साथ ही मंगल सीनू भी आया होता है। मंगल सीनू यहाँ पर पुष्पा और कोंडा रेड्डी के भाई जक्का रेड्डी को कहता है कि तुमने जो मेरे भाई को जान से मारा है, मुझे उसकी बॉडी चाहिए। और साथ ही इस पुष्पा ने सिंडिकेट टीम के मेंबर्स के साथ में दगाबाजी करी है। काम हमारा था सारा लकड़ी का माल पहुंचाना, मगर ये बीच में क्यों कूदा? तो पुष्पा कहता है, मंगल सीनू भी कुछ कम नहीं है, हमें 25 लाख देकर 1 टन माल 25 की जगह 2 करोड़ में बेचता है। क्या ये दगाबाजी नहीं है सिंडिकेट टीम के साथ? हर किसी को अपना अपना हक तो मिलना ही चाहिए। एमएलए साहब, ये लो आपके लिए 3 करोड़ सिर्फ कमीशन। अगर मैं सिंडिकेट में मंगल सीनू की जगह पर आ गया तो सभी को माला माल कर दूं। एक बार मुझ पर विश्वास करके तो देखिए, क्या आज तक मेरी रखवाली के अंदर कोई पुलिस वाला एक भी लकड़ी का टुकड़ा ले जा पाया है? एमएलए को भी पुष्पा की बात में दम लगता है और वो सिंडिकेट का मेन हेड मंगल सीनू की जगह पुष्पा राज को बना देता है, और जिसके बाद तो पुष्पा के हर जगह जलवे ही जलवे होते हैं। मगर अब इन जलवों को रोकने के लिए पहुंच चुका था भैरव सिंह शेखावत, इस कहानी का एक और लीड कैरेक्टर। पुष्पा इस बात को जानता था कि गोविंद के ट्रांसफर लेने के बाद में जो भी यहाँ पर आएगा, अगर उसने शुरुआत से उसके साथ में सेटिंग बनाकर रख ली तो आगे धंधे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए वो एक खोखा लेकर सीधा भैरव सिंह के पास में पहुंच जाता है। तो वो कहता है, मन ने कुछ कम ला गया। उसके लोग मिलकर सारे नोट अगेन गिनते हैं। तो वो कहते हैं, सर नोट तो पूरे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ कम लग रहा है। तो भैरव सिंह कहता है, हाँ कुछ तो कम ला गया सुखलाल, ये शर्ट देख रहे हैं, इसका शर्ट भी सफेद है और हमारा भी शर्ट सफेद है, पर पता नहीं फर्क कड़े से फर्क है ब्रांड में। देख इसके कंधे पे कोई ब्रांड नहीं है और ये देख मेरे कंधे पे ब्रांड है। ब्रांड यानी बाप का नाम। पुष्पा को ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है। तो भैरव सिंह कहता है, ए मुट्ठी मत भींचे, मुट्ठी भींचने का काम खाली मारा है मारा, चल खोल मुट्ठी नहीं तो गोली मार दूंगा।
दबी आवाज में पुष्पा कहता है कि और कितना कम पड़ रहा है साहेब। तो भैरव सिंह कहता है साहेब नहीं सर बोल सर, बस इसी चीज की तो कमी थी। तू मेरे को इज्जत देगा, सर बोलेगा तो खुद भी कायदे में रहेगा और अपनी शादी में भी जा पाएगा। अब आज से मैं डिसाइड करूंगा कि कितना पैसा मेरे को लेना है और कितना तेरे को देना है। ये सब सर बताएंगे। कौन से सर? शेखावत सर। पार्टी कब देगा भाई पुष्पा? पता नहीं क्यों उस दिन से पुष्पा सारी बात शेखावत की मान लेता था। आज तक हमने उसको कभी ऐसे किसी के आगे झुकते नहीं देखा था। फिर उस दिन पुष्पा की शादी के मुहूर्त से ठीक पहले जब पंडित ने दूल्हे को बुलाने के लिए बोला तो मैं उसको कमरे में लेने के लिए जाता हूँ और वहाँ देखता हूँ ना ही तो पुष्पा है और ना ही उसकी बाइक है। तो पुष्पा पहुँच जाता है शेखावत के पास में और शेखावत को कहता है देखो सर मैं आपके लिए क्या क्या लाया है, चिकन है, मटन है, सिंगापुरी की दारू की बोतल भी है। और फिर वहाँ पर म्यूजिक बजता है, बन्ना रे जी बाग में झूला घाल्या। तो शेखावत मस्त नाच रहा होता है, झूम रहा होता है। तो पुष्पा कहता है अरे सर ये क्या कर रहे हैं आप? आपको नाचते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो आपके अंदर किशोर कुमार और जैक्सन दोनों की आत्मा घुसी हुई है और उस दिन गब्बर सिंह बन के मेरे को डांट रहे थे। तो शेखावत कहता है डराना जरूरी था पुष्पा। एक बात बता, आज तो तेरी शादी है ना, तू हमारे साथ बैठ के ग्लास पे ग्लास क्यों ले रहा है? पुष्पा कहता है अरे छोड़ो क्या फर्क पड़ता है सर, मैं आधा घंटा लेट हो जाएगा तो कौन से मेरी दुल्हन भाग जाएंगी। सर उस शादी के बाद से मेरे को एक बात याद आई, आपने जिस तरह मेरी माँ को दिन बेइज्जत किया था वो नहीं जमेगा। आपको मालूम था ना कि मेरा कोई खानदान नहीं है, उसके बावजूद भी आपने मेरे को बेइज्जत किया। खानदान का ठप्पा नहीं है, बाप का नाम नहीं है। शेखावत कहता है कि मैंने तेरी माँ के बारे में ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला। तो कहता है जाने देना पुष्पा, आज पार्टी का मजा लेते हैं, जो भी हुआ उसको भूल जा रहे। सर उस शादी के बाद से मेरे को एक बात याद आई, जिस तरह आपने मेरी माँ को बेइज्जत किया था वो वाला नहीं जमेगा। आपको मालूम था ना कि मेरा कोई खानदान नहीं है, उसके बावजूद भी आपने मेरे को बेइज्जत किया। खानदान का ठप्पा नहीं है, बाप का नाम नहीं है। कोई मेरे खानदान के बारे में बोलता है ना तो मेरा खून खौलता है। और जिस दिन आपने मुझे नाजायज बोला ना, आपने मेरी माँ को गाली दी सर। शेखावत कहता है अरे पुष्पा पार्टी का मजा ले, जाने दे रे, क्या हुआ रे, भूल जा रे। तो पुष्पा कहता है आपकी गन में एक गोली ज्यादा है। उस दिन आपने बोला कि कुछ कम है कुछ कम है, ऐसा बोल के बहुत अच्छा सस्पेंस बनाया। ऐसा कुछ नहीं करेगा, जरा अपनी सर्विस रिवॉल्वर दिखाना। पुष्पा कहता है जब मैंने मुट्ठी बंद की थी तो आपने उसमें गन लगाई थी क्योंकि उसमें एक गोली कम थी और अपने ही हाथ पर शूट कर देता है। तो शेखावत कहता है बावड़ा हो गया है कि तू? और पुष्पा अपने खून से भरा हाथ शेखावत को दिखाता है और कहता है आपको मालूम है ये क्या है सर? ये मेरे बाप का खून है जो मेरी रगों में दौड़ रहा है। देखो ध्यान से, ये मेरी बाप की वो निशानी है जो मेरे भाई भी मुझसे नहीं छीन सकते। ये मुझे मेरे बाप से विरासत में मिला है, इसको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता है सर। ये वो खून है जो मेरा ब्रांड है। शेखावत सर भूतनी के, अबे सड़ीले, तेरे को क्या लगा मेरा जैसा ब्रांडेड आदमी गोली से डर जाएगा? ये जो ब्रांड है ना, ये मैं खुद अपने दम पर बनाया है। आप उस दिन मेरे को बहुत बेइज्जत किए और मैं चुपचाप बैठा रहा। पता है काहे को? क्योंकि मेरी माँ को कभी खुशी के पल नहीं मिले। लेकिन मेरी माँ आज बहुत खुश होगी क्योंकि आज मेरी शादी है, आज उसे बहुत खुशी मिलने वाली है। तो शेखावत बोलता है जो तुम्हारे साथ कर रहा है ना, इसकी कोई माफी भी नहीं मिलेगी। तो पुष्पा बोलता है अबे चुब्बे सरकारी नेवले, और उसके पैर पर गोली मारता है और कहता है चल शर्ट उतार। तो शेखावत कहता है कि तू जानता है कि तू किससे पंगा ले रहा है? भैरव सिंह शेखावत से। पुष्पा कहता है चल इसी बात पे पैंट उतार। जब लोग बोलेंगे ना पुष्पा ने शेखावत के कपड़े उतार कर जंगल में छोड़ दिया था तो कितना मजा आएगा पता है? ये चल पैंट उतार। तो पुष्पा बोलता है अब समझ में आया, जब कोई किसी को नंगा करता है तो कैसा लगता है। चाहे शेखावत हो या पुष्पा राज हो, ये असलियत है। और अपन की जिंदगी ऐसे फटेले में शुरू हुई थी कि एक मजदूर से सिंडिकेट का बाप बनने का सफर सिर्फ पुष्पा ही तय कर सकता है। कपड़े हो या ना हो, अपनी औकात सेम है। मैं अगर इस हाल में भी जाऊंगा तो पुष्पा भाव बोलेंगे और तू निकल गया तो कोई भी नहीं पहचानेगा, एक कुत्ता भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। ब्रांड का ठप्पा आदमी के कपड़े पर नहीं कैरेक्टर पर होता है। तो शेखावत साहब तेरे पास सिर्फ नकली इज्जत बचेगा, बाकी सब मैं छीन लूंगा। और अब हमारे दूल्हे राजा अपनी शादी में वापस आते हैं और वही पुष्पा शादी में बैठा होता है। शादी की रस्म शुरू होती है तो श्रीवल्ली पूछती है कि सब ठीक तो है, ये चोट कहाँ से लगी? और वहीं शेखावत बिना वर्दी के पुलिस स्टेशन जाता है और उधर शेखावत पुष्पा के दिए पैसों को आग लगा देता है और पुष्पा कहता है सामने कोई भी हो मैं झुकेगा नहीं। और इसी के साथ पुष्पा पार्ट 1 यहाँ पर खत्म होता है। ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू सो मच।